हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर डीओई की तरफ से जो इश्यू किया गया है उसी को करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम आंसर के साथ एक एक चीज को अच्छे समझेंगे। अच्छा बच्चों, जो आपके फाइनल टर्म के एग्जाम है ना, तो सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और हो सकता है कई क्वेश्चन इसमें से सेम रिपीट भी हो जाए। ठीक है, सेक्शन ए। लेकिन आप ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए इसको यूज करना और अच्छे से तैयारी करना। तो सेक्शन ए में पैसेज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और पैसेज का यहाँ पे टाइटल दे रखा है द वर्ल्ड ऑफ पेंगुइन्स, यानी कि पेंगुइन्स का संसार। 7 नंबर की है ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि पेंगुइन्स आर फैसिनेटिंग बर्ड्स। ये जो पेंगुइन्स है ना, ये फैसिनेटिंग बर्ड्स होते हैं। ये यहाँ लिखा है कि दैट लिव मोस्टली इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। स्पेशली इन अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका में रहते हैं। ये कह रहा है अनलाइक मोस्ट बर्ड्स, ज्यादातर जैसे पक्षी होते हैं ना, पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई। ये कह रहा है ज्यादातर पक्षी तो उड़ सकते हैं, लेकिन जो पेंगुइन्स है वो जो है ना उड़ नहीं सकते। इंस्टेड, उल्टा इसकी बजाय दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, ये एक्सीलेंट स्विमर्स है, तैराक होते हैं। यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग फ्लीपर्स, अब जो इनके पंख है ना, वो उड़ने के काम नहीं आते, वो उनको तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए फ्लीपर्स लिखा है। ठीक है, टू मूव स्विफ्टली थ्रू द वाटर, और इजिली मतलब फुर्ती से पानी के अंदर आराम से ये क्या कर पाते हैं, तैर पाते हैं। ये कह रहा है देयर ब्लैक एंड व्हाइट बॉडीज हेल्प देम ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स। ये कह रहा है इनकी ब्लैक और व्हाइट बॉडी है ना, जिसकी वजह से ये अपने आसपास की जगहों में घुल मिल जाते हैं, मतलब छिप भी पाते हैं आराम से। ब्लेंड मतलब तो घुल मिल जाना। आगे, अ नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, और पता है इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, और जो शिकारी होते हैं, उनसे भी ये बच पाते हैं। ये इनका प्राकृतिक तरीका बन जाता है। ये कह रहा है देयर आर अबाउट 18 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ पेंगुइन्स। ये कह रहा है अभी ना 18 प्रकार की अलग अलग पेंगुइन्स की प्रजातियां हैं। ये कह रहा है जो लार्जेस्ट ऑफ देम इन द एम्परर पेंगुइन, जो सबसे बड़ी है ना, उसका नाम है एम्परर पेंगुइन, विच कैन ग्रो अप टू 4 फीट टॉल, और वो 4 फीट तक लंबी जो है ना ये प्रजाति पाई जाती है, एम्परर वाली 4 फीट लंबी। ये कह रहा है जबकि जो छोटी प्रजाति है ना, जैसे लिटिल ब्लू पेंगुइन है, ये केवल 1 फुट टॉल होते हैं, 1 फुट के होते हैं मतलब। ये कह रहे पेंगुइन स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ देयर लाइफ इन द ओशन। ये कह रहे ज्यादातर ये अपना आधा जीवन जो है ना समुद्र में बिता लेते हैं, हंटिंग फॉर फिश। और ये क्या करते हैं, फिश का हंट करते हैं, फिश का शिकार करते हैं, क्रिल का शिकार करते हैं। ठीक है, ये जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, क्रिल और स्क्विड। ठीक है, उसके बाद लिखा है दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज, ये बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रुकरीज। ठीक है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स गैदर ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, और जब इनकी उत्पत्ति का मतलब जब ये अंडे देते हैं ना, जब अंडे देने का इनका सीजन आता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये कह रहा है बोथ पेरेंट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द एग्स एंड फीडिंग द चिक्स। ये कह रहा है माता और पिता दोनों के दोनों जिम्मेवारी उठाते हैं बच्चों को पालने के लिए, अंडे की रक्षा करने के लिए और बच्चों को खाना खिलाने के लिए। ये कह रहे पेंगुइन्स आर आल्सो नोन फॉर देयर फ्रेंडली एंड प्लेफुल बिहेवियर। ये कह रहे हैं जो पेंगुइन्स होते हैं ना, ये फ्रेंडली भी होते हैं और प्लेफुल बिहेवियर भी जो है ना अपना दिखाते हैं। हाउएवर क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज होता है और जो आइस जो पिघल जाती है, वो इनके लिए थ्रेटनिंग है, इनके नेचुरल हैबिटेट के लिए। मतलब जिस प्रकार के एनवायरमेंट में रहते हैं ना, अगर आइस पिघलती रहेगी तो इनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये कह रहा है प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज इम्पोर्टेंट, और इसलिए ना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किस लिए जरूरी है, टू एंश्योर दैट दिस वंडरफुल क्रिएचर्स कंटिन्यू टू थ्राइव इन द वाइल्ड, ताकि ऐसे प्रकार के जीव जो इस धरती पर रह सकें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है पेंगुइन्स आर मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे जिनको हिंदी समझ में आ गई वो तो आराम से बता देंगे कि जो पेंगुइन्स हैं वो संसार में जो है ना कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहीं पर पहली लाइन में देख लेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर, है ना।
लेकिन थोड़ा जिन बच्चों को भी इंग्लिश की हिंदी नहीं बनाने आती वो कैसे करें। तो यहाँ पर ना पेंगुइन्स आर मोस्टली फाउंड लिखा है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप सेम तो पता लगा ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये देखो कि इसमें से कौन सा ऊपर मेंशन किया गया है। पर जिनको हिंदी अगर नहीं समझ आ रही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे बड़ी क्लासेस में, अब आगे से और ज़्यादा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो आंसर के साथ ही मैं आपको अब दिखाता हूँ सारा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि जो पेंगुइन्स होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं संसार में, साउथर्न हेमिस्फीयर में। फिर नेक्स्ट है विच फीचर हेल्प पेंगुइन स्विम एफिशिएंटली, मतलब कौन सी फीचर जिसकी वजह से पेंगुइन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो तैर पाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि देयर स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स, ठीक है। आप ये मिडिल लाइन ढूंढना, जिसको अगर अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से यहाँ पे देखोगे ये लिखा, ठीक है, ये लिखा ना स्विफ्टली लिखा है, यहाँ पे कुछ वर्ड तो मिलेगा लेकिन पहले वाले में बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकियों को जिनको मिल गया वेरी गुड, ठीक है, जो भी ढूंढ रहे हैं और अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। फिर ये देखो ये कह रहा है द एम्परर पेंगुइन इज अबाउट, बताओ जो एम्परर पेंगुइन है ना वो कितनी लंबी होता है या होती है। तो हमने पढ़ा था 4 फीट, यहाँ देखो ये लिखा था ना, देखो यहाँ पर हमें ये छोटे वाले के बारे में था, ये लार्जेस्ट के बारे में ये रहा, और ये लिखा 4 फीट तक लिखा है ना। तो सारे आंसर आपको पैसेज में से मिलेंगे, ठीक है। ये कह रहा था वर्ड रुक्रिस इन द पैसेज रेफर टू, रुक्रिस किन्हें कहा जाता है, ये बड़ा ग्रुप होता है पेंगुइन का जो एक साथ रहता है, ठीक है। वो हमें लाइन को पढ़कर इसमें यहाँ समझ आता, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया था। ये देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा जब बड़े बड़े कॉलोनी बना लेते हैं उसे रुक्रिस कहते हैं, ये लिखा ना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात हाँ ये लिखी, ठीक है, आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है आपको ट्रू फॉल्स पता लगाना है। जब आप पेपर भी करेंगे ना फाल्ट में, ऐसे 5वें नंबर पे ट्रू फॉल्स वाला भी आएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन और होगा। ये कह रहा है पेंगुइन्स कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस बट कैन नॉट स्विम। ये कह रहा है जो पेंगुइन्स होते हैं ना वो जो है थोड़ी दूर तक वो फ्लाई कर सकते हैं लेकिन वो तैर नहीं सकते, तो फॉल्स हो गया बस। अब ये वही बच्चा कर पाएगा ना, अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट है मेंशन टू मेन थ्रेट्स, दो मेन थ्रेट बताओ जो पेंगुइन्स के लिए है। तो आप बता दोगे जो आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, ये लिखा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मेल्टिंग आइस, दोनों लिखे थे ना इसमें, तो यहीं पे देख के लिख दिए। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पैसेज है, सेकंड पैसेज पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर जो सेकंड पैसेज है उसका टॉपिक लिखा है द एफिल टावर अ सिंबल ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस है ना उसका सिंबल है ये एफिल टावर। तो एफिल टावर के बारे में हम जानने जा रहे हैं। ये कह रहा है द एफिल टावर लोकेटेड इन पेरिस, ये कह रहा है जो एफिल टावर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। ये कह रहा है इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में एक मोस्ट फेमस जो है ना ये लैंडमार्क्स है, मतलब जो जैसे चिन्ह होता है ना उसके रूप में। इट वॉज बिल्ट बाय इंजीनियर, ये एक इंजीनियर ने बनाया था गुस्ताव एफिल ने, एंड ओपनड टू द पब्लिक इन 1889। 1889 में आम लोगों के लिए से खोल दिया गया था एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फेयर, पूरे विश्व का जो मेला लगाने के लिए। ये कह रहा है एट द टाइम, उस समय, इट वॉज द टोलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर यही था, स्टैंडिंग एट 324 मीटर्स। सुन रहे हैं, मतलब इतना ऊंचा था ये, और इंक्लूडिंग इट्स एंटीना, जिसमें एंटीना लगा उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया इस हाइट में, ठीक है। ये कह रहा था टावर इज मेड ऑफ रोड आयरन, ये रोड आयरन से बनाया गया था, ठीक है। और एंड वेट अराउंड 10,000 टन, और 10,000 टन इसका वे है, मतलब वेट है। इट टूक ओवर 2 years and 2 months टू कम्प्लीट, 2 साल 2 महीने लगे इसे पूरा होने में। एंड अबाउट 18,000 आयरन पार्ट्स, इसमें 18,000 प्रकार के आयरन पार्ट्स लगाए गए वर यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके कंस्ट्रक्शन में। अराउंड 300 वर्कर्स हेल्प्ड बिल्ड
द टावर, और 300 वर्कर ने इसको बनाने में हेल्प करी थी, विच वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट इंजीनियरिंग अचीवमेंट फॉर इस टाइम। उस समय इंजीनियरिंग की अचीवमेंट की बहुत बड़ी ये अचीवमेंट थी, मतलब बहुत बड़ी बात थी उस समय के टाइम पे। ये कह रहा है टुडे द आईफल टावर अट्रैक्ट्स मोर देन 7 मिलियन विजिटर्स ईच ईयर। आज दुनिया के 70 लाख यानी कि 7 मिलियन विजिटर इसे देखने के लिए जाते हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा ये ना विजिट करने वाला एक मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है। इट हैज 3 लेवल्स, इसमें 3 लेवल्स हैं। विजिटर्स कैन टेक एलिवेटर्स, जो विजिटर्स है वो एलिवेटर से भी जा सकते हैं, और क्लाइम द स्टेयर, सीढ़ियों से जा सकते हैं, टू रीच द टॉप, और सबसे ऊपर पहुंचने के लिए, एंड एंजॉय अ ब्रीथ टेकिंग व्यू ऑफ द पेरिस, और एंजॉय कर सकते हैं धरती के नीचे पूरा देखने के लिए, मतलब ऊपर से। इंटरेस्टिंगली द टावर वाज नॉट लव्ड बाय एवरीवन व्हेन इट वाज फर्स्ट बिल्ड। बच्चों क्या लिखा है, अगर जब ये शुरू में बना था ना तो लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। ये कह रहे मैनी पैरिसियंस थॉट इट लुक्ड स्ट्रेंज, बहुत से जो पेरिस के लोग थे ना उन्होंने कहा तो बहुत अजीब है, एंड वांटेड इट रिमूव्ड, उनका हटाओ इसे। हाउएवर ओवर टाइम, जब समय बीतता गया, इट बिकेम अ बिलव्ड नेशनल सिंबल ऑफ फ्रांस, और पता है ये नेशनल सिंबल बन गया फ्रांस का, जिसे बहुत जरा लोग पसंद करने लग गए। एंड एन आइकन ऑफ आर्ट, ये आर्ट का आइकन बन गया, आर्किटेक्चर का, और इनोवेशन, एक नवाचार, मतलब जो नई चीज रिसर्च हुई है उसका ये एक प्रतीक बन गया। अब हम करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु डिजाइंड एंड बिल्ड द एफिल टावर। बताओ किसने डिजाइन किया था, किसने बनाया था, चारों में से कौन सा था। तो गुस्ताव जो एफिल ने बनाया था, तो आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है इन विच ईयर वाज द एफिल टावर ओपन टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए कब ओपन हुआ, सब पैसेज में ही है, आराम से हम देख पा रहे हैं, 1889 में। ठीक है बच्चों, ठीक है, होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली हाउ टोल इज द एफिल टावर। बताओ लगभग कितना टोल है ये, तो यहाँ पर हमने इसी में पढ़ा था 324। ठीक है, तो 324 मीटर आ गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डज द न्यूमेरिकल डाटा इन द पैसेज मेनली डिस्क्राइब। बताओ ये जो ज्यादातर जो नंबर वगैरह आए हैं वो क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का टाइम क्या था, हाइट क्या थी, और विजिटर्स की स्टैटिस्टिक्स क्या थी। तो मेन इसके बारे में बता रखा है, मतलब जो पैसेज में जो भी नंबर वगैरह आए ना, डाटा वगैरह है न्यूमेरिकल में, वो क्या बता रहे हैं चारों में से, ये बताना था। ज्यादातर का पूछा है ना मेनली, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन टाइम, हाइट और विजिटर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सारी बातें इंक्लूड हो जाएंगी ना। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। एफिल टावर जो है उसको हर साल कितने लोग जो है ना देखने जाते हैं, कितने लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 7 मिलियन था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो हमारा आंसर आ गया 7 मिलियन। फिर कह रहा है वाई इज द एफिल टावर कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ फ्रांस। बताओ अब ये जो एफिल टावर है ये सिंबल क्यों बन गया, बिकॉज इट रिप्रेजेंट फ्रांस इंजीनियरिंग एक्सलेंस, क्योंकि फ्रांस की इंजीनियरिंग एक्सलेंस को शो करता है, और ये नेशनल लैंडमार्क बन चुका है। ठीक है, कल्चर सिंबल है आर्ट का, आर्किटेक्चर का, इनोवेशन का। तो ये जो लास्ट में आंसर था ना, यही आपको बताना था, ये वाला सारा, ये पूरा। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिखा है, तो आप जो ये है आप ये पूरा उतारेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारी राइटिंग स्किल स्टार्ट हो गई है। राइटिंग स्किल में देखो यहाँ पर क्या है कि आपको टाइटल बताना है और मोरल बताना है, स्टोरी राइटिंग करनी है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है और बहुत आसान तरीके से है, कोई और भी स्टोरी राइटिंग है आप आराम से कर लोगे, इस तरीके से आपको यहाँ समझाया जा रहा है। देखिए आपको बोला गया कि आपको टाइटल बताना है, इस कहानी में हमने टाइटल यहाँ बता दिया। ठीक है, और इसमें बोला गया था मोरल बताना है, तो हमने मोरल भी आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, एक नंबर तो इसी का मिल जाएगा कि कहानी किसके ऊपर है। तो थोड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ के हिंट लेनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है एक लेजी बॉय है, वो पढ़ाई नहीं करता, एग्जाम में फेल हो गया, फिर उसने हार्ड वर्क करा, टाइम टेबल बनाया, इंप्रूवमेंट आई, स्लोली स्लोली अच्छे नंबर आए, और फिर वो कॉन्फिडेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, किस क्या टाइटल रख लें, हमने रख लिया हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस लाता है, क्योंकि हार्ड वर्क किया उसने, तभी तो वो जो है ना इम्प्रूव हुआ, स्कोर अच्छे आए।
तो आप कुछ और भी टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब कहानी बनानी है, तो इसी से आप देखो लाइन कैसे जोड़ी गई है। वंस देयर वाज ए लेजी बॉय, जैसे लेजी बॉय है इसके आगे थोड़ा सा वंस लिख दिया, एक बार की बात है। ठीक है, यहाँ लिखा ना बॉय नेवर स्टडी, तो यहाँ लिख दिया हु नेवर स्टडी, जो पढ़ता नहीं था। फिर अपने आगे वर्ड लिखा सीरियसली नहीं पढ़ता था। आपको अगर नहीं समझ रहा तो आप इसे छोड़ दोगे और अपने आप थोड़ी थोड़ी लाइन बना सकते हो। ठीक है, अब तो ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग, तो हमने थोड़ा सा लिख दिया कि भाई इसके बीच में कि भाई वो अपना जो टाइम है वो खेलने में लगाता था। एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज स्टडी, अपनी स्टडी में वो ध्यान नहीं देता। फिर हमने लिखा फेल्ड हो गया, फिर लिखा एज अ रिजल्ट ही फेल्ड इन हिज एग्जाम, इसकी वजह से क्या हुआ, फेल हो गया। फिर दिस फेलियर मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, और फिर फेल हुआ तो इससे उसकी गलती पता लग गई। फिर हमने इसको यूज करा कि ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, उसने डिसाइड किया कि मेहनत करेगा। फिर अब वर्क हार्ड करने के लिए उसने क्या करा, यहाँ पे टाइम टेबल, तो लिखा प्रिपेयर्ड ए प्रॉपर टाइम टेबल, ये लिख दिया। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है। फिर उसके बाद ही फॉलोड इट सिंसियरली, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे बीच में से लिख दिया। फिर हमने इसको यूज करा स्लोली, फिर हमने लिखा यहाँ पे लिख दिया ना एवरीडे उन्होंने पढ़ाई करी। फिर ये स्लोली क्या हुआ, हिज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ही स्कोर्ड गुड, उसके अच्छे नंबर आए, गुड की जगह वैल भी लिख सकते हो, गुड भी लिख सकते हो। और वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंट बन गया। बस, तो समझ में आया कि आप इसी की हेल्प लेके कैसे स्टोरी बना सकते हैं। और अगर किसी को नहीं भी आ रहा ना, तो इस लाइन को लिख के बीच में कुछ ना कुछ इससे जुड़ती हुई लाइनें बना दे, छोटी छोटी बनाए, और लिख के छोड़ के ना आए। ठीक है, फिर लास्ट में कि हार्डवर्क हमेशा कामयाबी दिलवाता है। ठीक है, हार्डवर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। अच्छा, आपके एग्जाम में जो सेक्शन बी है ना, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अब ऑप्शन में और लिखा है यहाँ पर। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको ये वाला करवा दिया, और अब यहाँ पर और लिखा है, और ये भी स्टोरी है, दोनों में से एक करना है, पर मैं आपको दोनों करवाऊंगा। अच्छा, दोनों स्टोरी में क्या फर्क है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे आपको फिल करनी थी लाइन, सेंटेंस या वर्ड, लेकिन इसमें क्या आपको स्टोरी यहाँ पे आधी दे दी, अब आपको इसको पूरी करनी है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी की शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है कि कोई भी स्टोरी आप उसे कैसे लाइन बना पाए, तो वो वीडियो देख लेना, स्टोरी लिख के ऐसे स्टार्टर सर्च करना। तो अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। ये कह रहा है वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, देखो जो फ्रॉम है ना वो अलग होने के लिए होता है, तो आप स्कूल से अब घर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की की कहानी है। उस लड़की को क्या है, वॉलेट मिल गया रोड पर, पर्स मिल गया, पर्स, वॉलेट लिखा तो लड़कों का हो गया। इट हैड मनी, उसमें पैसे थे, एंड एन एड्रेस इनसाइड, उसमें एड्रेस भी था। वो हैरान हो गई। ठीक है, शी वंडर्ड, हैरान हो गई। और व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब वो क्या करे, अब आपको बताना है क्या करेगी वो, अपने आप स्टोरी बनाओ। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमने लिखा कि भाई इस कहानी में ना उस लड़की ने एड्रेस देखा था, तो उस पर्स को उसने, मतलब जो वॉलेट है उसको वापस कर दिया। तो हमने टाइटल लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि टाइटल देना है। ठीक है, फिर यहाँ से सेम उतार देना है। ठीक है, वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल अ गर्ल फाउंड अ वॉलेट लाइंग ऑन द रोड, शी पिक्ड इट अप एंड सो डेट इट। अब यहाँ से हम अपने आप सेंटेंस बना रहे हैं। उसने उसे उठाया, उसने उसे देखा। ठीक है, और डेट इट कंटेंट मनी, उसमें पैसे थे। ठीक है, और उसमें एड्रेस था। नहीं तो आप भी यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, शी फेल्ट टेम्प्टेड, वो आकर्षित हो गई, टू कीप इट, कीप उन पैसों को रख ले। देन शी रिमेम्बर्ड हर पेरेंट्स एडवाइस, तब उसे अपने माता पिता की बात याद आई, अबाउट ऑनेस्टी, की ईमानदारी के बारे में। ठीक है, मैंने माता पिता को इंक्लूड किया क्योंकि माता पिता हैं बच्चों को जो अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है, शी डिसाइडेड टू रिटर्न द वॉलेट, उसने डिसाइड किया कि मैं इस वॉलेट को जो है क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं टू इट्स ओनर को। शी वेंट टू द गिवन एड्रेस, वो उस दिए गए एड्रेस में गई, एंड हैंडेड ओवर द वॉलेट, उसने वो वॉलेट दे दिया। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश था, एंड थैंक्ड, उसने 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 लड़की को थैंक यू बोला। ही प्रेज हर ऑनेस्टी, उसने उसकी ईमानदारी की तारीफ करी, एंड गुड वैल्यूज, और अच्छी ये जो बातें इसकी उसने क्या करी, तारीफ करी। फिर मोरल लिख दिया कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड, अगर आप ईमानदार हो ना
तो आपको हमेशा इनाम मिलेगा, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कभी नहीं होगा। उसके बाद 4th नंबर पर आपको पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर आपको देखो 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, एक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस और दूसरा आवर स्कूल गार्डन। यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखे हैं कि आप जब इसके बारे में लिखोगे ना, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, तो आपको मीनिंग बताना है, उसके बेनिफिट बताने हैं, उसके सराउंडिंग के बारे में बताना है, ठीक है, रोल बताना है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसे बताना है। देखो हिंट मिल गई, तो हम इसी पे 4 लाइन बनाएंगे तो आराम से हमारा पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। ये ये जो यहाँ पे पॉइंट थे, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस आंसर को करा है। पहला मीनिंग ऑफ क्लीननेस, तो क्लीननेस मीन्स कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग नीट एंड टाइडी, ठीक है, साफ सुथरा रखना अपने आसपास की जगह को, उसे क्या बोलते हैं, क्लीननेस कहते हैं, स्वच्छता कहते हैं। फिर बेनिफिट क्या है इसके, ये लिखा है यहाँ पे, बेनिफिट बताने हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, या आप ये लिख सकते हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्थी लाइफ, क्योंकि बना बना के लिखना है, ठीक है। और क्लीन सराउंडिंग प्रिवेंट डिसीजेस, क्योंकि यहाँ पे हिंट दे रखा था हेल्थ को ध्यान में रखना है, ठीक है। डिसिप्लिन और गुड हैबिट की बात की गई है, तो ये बीमारी से बचाती है और डेवलप करती है गुड हैबिट्स, ठीक है। किसी को यूज़ कर दिया, और डिसिप्लिन भी बनाती है, यहीं से लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वी शुड थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, ये लिखा ना, कैसे साफ करेंगे, तो डस्टबिन में कूड़ा डालो। कीप आवर होम्स एंड स्कूल क्लीन, अपने जो है स्कूल को, अपने घर को साफ सुथरा रखो। एंड अवॉइड लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस, और जो पब्लिक प्लेस है उसको लिटर मत करो, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स का पूछा है, तो स्टूडेंट्स में एन इम्पोर्टेंट रोल बाय कीपिंग क्लासरूम क्लीन, बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने क्लासरूम को क्लीन रख सकते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैला सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों जरूरी है सोसाइटी के लिए, तो क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी बिकॉज इट क्रिएट्स अ हेल्थी एनवायरनमेंट एंड मेक लाइफ बेटर। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हेल्थी एनवायरनमेंट देगी और लाइफ अच्छा करेगी। अब कुछ बच्चों के उनमें आएगा, सर इन क्वेश्चनों के आंसर अगर हमें नहीं देने आ रहे तो हमारा तो पैराग्राफ छूट जाएगा, फिर हमें नहीं करना, क्या करना है ना, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देने नहीं आ रहे ना, तो आप इसको छोड़ दो, अपनी भाषा में जो आपको पता है ना क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग आप बना बना के लिख दो, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे इसकी हेल्प ले लेके कैसे कैसे छोटी लाइन बना सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे सोचते रहते हैं कि लिखना क्या है, ठीक है। फिर और वाला देखो, आवर स्कूल गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है गार्डन के बारे में, प्लांट फ्लावर्स ट्रीज, ठीक है, यह हिंट दे रखी है, और अब उसी के अकॉर्डिंग अब आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अब मैं एक एक लाइन करके नहीं, अब मैं सीधा आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अब आप समझ गए कैसे करना होता है। तो आपने पहले टाइटल लिख दिया आवर स्कूल गार्डन, तो आवर स्कूल गार्डन इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसमें हरियाली है। इट हैज मैनी प्लांट्स, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, कलर्स फुल फ्लावर्स हैं, ठीक है। एंड टॉल ट्रीज हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, ठीक है। द गार्डन इज मेंटेन्ड बाय गार्डनर्स, और जो गार्डन है वो गार्डनर्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर्स की मदद से एंड स्टूडेंट्स की मदद से। स्टूडेंट्स ऑफन टेक पार्ट इन प्लांटिंग, जो बच्चे हैं वो पार्ट लेते हैं प्लांटिंग में, वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देने में, और मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे रीडिंग हो गया, नेचर क्लब मीटिंग्स हो गई, एंड गेम्स हो गई, वो वहाँ पर करवाई जाती हैं। द गार्डन एड ब्यूटी, गार्डन जो है वो ब्यूटी प्रोवाइड करता है, फ्रेशनेस देता है स्कूल में। आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम, ठीक है, देयर बिकॉज इट मेक्स मी फील पीसफुल एंड हैप्पी, ये लिखा था ना कि वाई यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम देयर, तुम क्यों वहाँ पे टाइम बताते हो जो गार्डन है, भाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, ठीक है। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, अब धीरे धीरे प्रोवाइड कर पाऊंगा ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे सुनिए, सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, तो कई बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट है समझें, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको आएगा तभी आप कर पाओगे। तो रिपोर्ट में करना क्या होता है, देखो मैंने ना रिपोर्टिंग स्पीच के रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, 1 घंटे के आसपास है, तो आप रिपोर्टिंग स्पीच लिख के
रिपोर्टिंग स्पीच लिख के फिर चैनल का नाम लिखोगे ASC स्टार्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखना चाहो देख सकते हो। देखो अब इसका आंसर कैसे करेंगे। द बॉय सैड है, इसी में आपको काफी चीज समझ में आ जाएंगी। देखो द बॉय सैड लिखा है, ठीक है लिखा है, तो अगर सैड लिखा आ जाता है ना तो हमें सैड ही लिखना पड़ता है। और पर कंडीशन यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। फुल स्टॉप लगा ना यहाँ पे फुल स्टॉप। तो उसके बाद आप क्या करोगे, द बॉय सैड लिख दोगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा सैड वाला है, ये सैड है, ये सैड है, ये सैड है, तो ये टोल वाला काट दो, जो गलत है उसे काट दो। अब उसके बाद ये आई लिखा है यहाँ पे, तो आई जो है लड़के के लिए यूज हुआ है, लड़का जो है बॉय है, लड़का है, तो वहां पे ही लगाएंगे। और जब फुल स्टॉप लगा होता है ना तो इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगता है। इसके रूल अच्छे से आने चाहिए ना। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगता है। तो देखो दैट इसमें, ये तो हमने काट दिया था, इसमें दैट नहीं लगा, ये भी कट गया। अब ये दो बच्चे कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से कौन सही है। अब सुनो, आई लड़का तो ही हो गया, यहाँ पर भी ही है। लेकिन यहाँ पर आपको जब आंसर देना होता है ना इसका रिपोर्ट का, तो अगर वो जैसे प्रेजेंट में है तो पास्ट में बन जाता है, ऐसे विल है तो वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ना विल का विल ही लिख दिया यहाँ पर, तो इसलिए ए भी गलत हो गया, तो बी आंसर आ गया। समझ में आई बी कैसे आया। और ये नाव का जो आंसर है ना, ये जो क्वेश्चन में जो नाव होता है इसका देन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाले में नाव भी लिख दिया, तो ये भी गलती करी थी। समझ में आगे कैसे रिलेशन करते हैं, एक बार और समझ लो। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है, देखते फुल स्टॉप है, सैड लिखा तो सैड ही आएगा, ये टोल्ड वाला कट गया। दूसरे नंबर पर देखते हैं इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह अगर फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो डैट लगाएंगे, डैट लगा हुआ है, दूसरा रूल हो गया। तीसरा है आई लगा है, लड़का है तो ही लगा देंगे। चौथा रूल, अगर यहाँ विल लगा है, पेरेंट है तो पास्ट में बना देंगे, फ्यूचर है तो भी पास्ट में बना देंगे, विल का वुड हो जाएगा, और नाउ है देन हो जाएगा। तो ये चौथे रूल में आ जाते हैं। आप वीडियो देखोगे ना वो फॉर्मूले की, आप कहोगे वाह क्या सर मजा आ गया। अब सुनो रिपोर्ट, शी सैड, डू यू नो द आंसर। अब देखो यहाँ पूरी तरह अलग हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, और जब क्वेश्चन मार्क आ रहे तो सैड की जगह आस्क्ड हो जाएगा, तो ये टोल्ड वाला कट गया। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह ना अब यहाँ पे इफ लग जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क होता है ना हेल्पिंग वर्ब से, तो क्वेश्चन मार्क की जगह जब हम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लग जाएगा। इफ, तो इफ यहाँ पे डेट लगा, ये भी कट गया। ठीक है, उसके बाद इफ लगाया। अब यू कौन है, शी की बात हो रही है। ठीक है, शी आस्क्ड, पर ये यू मेरे हो सकता है मुझे कह रहे हो मुझे, तो यहाँ आई सही है फिर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब पेरेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा, तो नो का न्यू आ जाएगा, तो इसलिए आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आगे कैसे करें, नहीं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना। फिर नेक्स्ट है, रीता सेड टू हर मदर वेयर आर यू गोइंग। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ डबलेस फैमिली है, पर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आया डबलेस फैमिली से आया। डबलेस फैमिली मतलब व्हाट, वेयर, हु, हुम। ठीक है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है ना डू, इज, एम, आर, अगर इससे क्वेश्चन मार्क बन रहा है तो इफ लगाते हैं। लेकिन अगर डबलेस फैमिली है ना तो इफ दैट कुछ नहीं लगाते। और क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे सैड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीता आस्क्ड हर मदर, ये बाकी सेम उतार देंगे, रीता आस्क्ड हर मदर। फिर डब्ल्यू फैमिली कुछ नहीं आएगा, वेयर का वेयर, यू कौन है, मदर। अगर यू लिखा हो तो बाद वाले को देखते हैं, जैसे यहाँ पर यू लिखा था तो बाद में नहीं था ना कोई, तो हमने अपने आप को मान लिया, आई लगा दिया, इसलिए समझ में आ गई कि हम मान लिया हमसे कह रहा है। लेकिन यहाँ पर यू लिखा है तो यहाँ पे मदर लिखा है, तो मदर जो है वो लड़की है, तो ये शी हो जाएगा। और जब हम इसका आंसर देते हैं ना तो डब्ल्यू फैमिली के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये गलत हो गया, क्योंकि अगर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती ना तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, पर रिपोर्ट में हम आंसर कर रहे हैं तो फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रीता आस्क्ड हर मदर, ठीक है, वेयर शी वाज गोइंग। ठीक है, ये आंसर आ गया, और पेरेंट का पास बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। ये वाला टोल्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, ये हेल्प में पहले लगा दी इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे इन्होंने इस लगा दी, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए आंसर ए हो गया। ठीक है, अब आपको करेक्टली पंक्चुएटेड करना है सेंटेंस को, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही से पंक्चुएट किया गया है। तो पंक्चुएट में जैसे कैपिटल लेटर कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है, उसी का रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर माई ब्रदर रुकना पड़ेगा, हु लिव्स इन दिल्ली
रुकना पड़ेगा। इज कमिंग होम टुमारो, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, बाकी में पंक्चुएशन सही से यूज नहीं की गई है, लगाई नहीं गई, यूज क्या करनी है, ठीक है, गलत हो गई। फिर यहाँ पर आपको करेक्ट पंक्चुएशन करनी है। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज, यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, हैरानी हो रही है, तो ये आना चाहिए ना साइन, तो बाकी गलत है, तो इससे पहले ही पता लग गया। फिर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव भरनी है। शी हैज डैश फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल, तो अब देखो फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं तो मैंने लगा देंगे, क्योंकि ये वहां लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे गिन नहीं पाते। ठीक है, अनकाउंटेबल, तो फ्रेंड काउंटेबल है तो मैंने लगाएंगे। द बॉक्स इज डैश देन, जब देन लग जाता है ना तो वो कंपेरेटिव होता है, तुलना करते हैं, तो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री लगाते हैं, सेकंड डिग्री, तो यहाँ पर इसलिए हैवी हैवियर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है ही वोर द डैश क्लोथ फॉर द पार्टी, तो अब यहाँ दा लग गया, और जब दा लग जाता है ना तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव यानी कि थर्ड डिग्री लगाते हैं, तो इसलिए क्या आएगा, ब्राइटेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग, तो आप मिल्क को गिन सकते हो, मुझे बताओ, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, सम लगा देंगे। ठीक है, तो पहले वाले में शी हैज क्या आएगा, मैनी फ्रेंड्स आ जाएगा। यहाँ पर देन लगाया, कंपेरेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया था, हैवियर लगाया था। ठीक है, और ही वोर यहाँ दा लगा दिया था, तो इसलिए ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ब्राइटेस्ट, और देयर इज यहाँ सम आ जाएगा, और ये कह रहा है दिस रोड इज, यहाँ कुछ नहीं लिखा इसने, एडजेक्टिव भरनी थी ना, कुछ नहीं लिखा इसने, तो हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट, यहाँ पे क्लोज लगा देंगे, CLOS। ठीक है, समझ में आ गई। देखिए, उसके बाद सेवंथ है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो जाएगा, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, करेक्ट का इनकरेक्ट, और लीगल का क्या हो जाएगा, डिसलीगल। देखो, वैसे जो लीगल है उसमें ना इल लगाया जाता है, तो मैंने इसको जो है ना अपने आंसर में इल ही यूज करके किया है, हो सकता है एक आधी मिसप्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया है। ठीक है, आगे सुनो। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सारे सेंटेंस है ना, ठीक है, ये जो सारे सेंटेंस है 3 नंबर में है, इनमें से कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा क्वेश्चन वाला है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा रिक्वेस्ट वाला, कौन सा कमांड वाला है। तो यहाँ पे प्लीज बोल रहा है, तो आप क्वेश्चन से देख कर ही अगर लाइन पढ़ लेंगे ना मीनिंग, तो अपने पता लग जाएगा कि कौन सा रिक्वेस्ट वाला है। डिड यू फिनिश योर वर्क या प्रोजेक्ट, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन वाला हो गया। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दैट वाज, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इसका साइन बना होता है। और ये सिंपल बात बोली गई है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या हो गया, असर्टिव हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए अलग अलग से लिख दिए गए हैं, और आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सेम नहीं आएंगे, प्रैक्टिस के लिए इसे यूज करना। ठीक है, और जो जो यहाँ पे ग्रामर दे रखे उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। अब है सेक्शन डी, हमें पैसेज को पढ़ना है फिर आंसर करने हैं। ये कह रहा है आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगेन विद आवर टीचर एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज had to fight many wars to protect itself। ये कह रहा है कि हम नेशनल वॉर मेमोरियल में गए थे ना, तो हमारे टीचर ने बताया कि हमें आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी enjoy टूडे इज बिकॉज ऑफ मैनी ब्रेव मैन, और आज जो हम आज़ादी से रह रहे हैं, सेफ्टी से रह रहे हैं, घर में सुरक्षित रह रहे हैं, ये बहुत से बहादुर व्यक्तियों की वजह से रह रहे हैं, औरतों की वजह से रह रहे हैं, पुरुषों की वजह से रह रहे हैं, जिन्होंने इंडियन आर्म फोर्स में देश की सेवा करी कई दशकों तक। ठीक है, सैडली शी सैड, और फिर उन्होंने बोला कि वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल। ये कह रहे जो जो वॉर है ना, वो हमेशा उनका टोल, मतलब एक तरह का हार्डवर्क को रिसीव करती है। एंड देयर फॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर कंट्री, और कई बार इतना बड़ा मतलब टोलनेस देखनी पड़ जाती है जिसकी वजह से
वो अपनी लाइफ को इस देश को बचाने के लिए जो है ना सेक्रीफाइस कर देते हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के बावजूद भी हमारे कई देश के जवानों को अपने इस देश को बचाने के लिए ना अपना जीवन निछावर करना पड़ गया, पता है। अगर दिस इज व्हाट मेक मॉन्यूमेंट्स लाइक, इसलिए ये मॉन्यूमेंट्स बनाया गया है। द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे शहीदों के मान सम्मान के लिए। हम उनको कभी नहीं भूल सकते कि आज जो भी हमें आज़ादी मिली है ना, ये इन्हीं की बदौलत मिली है। वी आर अवेयर, हम जानते हैं, ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, हम जानते हैं कितना दर्द होता है, कितना भयानक होते हैं ये बड़े बड़े युद्ध जो होते हैं। वी लर्न दैट ईच ब्रिक, और ये जितने भी जो ईंटें हैं जो यहाँ लगी हुई हैं, और द मेमोरियल इज कॉल्ड ए टैबलेट, इन्हें टैबलेट कहा जाता है। इट बीज, इनमें हर सोल्जर्स का नाम है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारी इंडिया के लिए, एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और उन्होंने इतना महान जो है सेक्रीफाइस किया इन द डिफरेंट वॉर, और जो अलग अलग युद्ध हुए थे, ठीक है, फ्रॉम 1947 से आज तक जो होते रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाइना से हमारी लड़ाई हुई थी 1962 में, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी 65 में, 71 में, और फिर कारगिल में 1999 में। और इस तरीके से 29,000 टैबलेट्स of which more than 20,000 named of fallen soldiers have been attached, इसमें 29 टैबलेट्स है, इसमें 26,000 जो है इसमें नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया बच्चों। तो हमने पढ़ा, अब इसके आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा था टीचर एक्सप्लेन दैट इंडिया हैड टू फाइट मैनी वॉर्स इवन आफ्टर, तो यहाँ पर हमें बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ी इवन आफ्टर, क्या इवन आफ्टर, तो कब, इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो यहाँ पे साफ मिल रहा है हमें आंसर, तो इसमें से ढूंढ के करना है। ये कह रहा है ईच ब्रिक ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल इज कॉल्ड ए, जो भी एक ब्रिक है उसको किस नाम से जाना जाता है, लिखा ना टैबलेट, तो सारा का सारा पैसे में से मिल जाएगा, ठीक है। वो तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दिया, अब यहाँ पे आंसर के साथ किए हुए हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टैबलेट्स आर प्रेजेंट एट द मेमोरियल, बताओ कितनी टैबलेट्स बनाई गई हैं अभी, मतलब 26 पे तो नाम लिखा है, 21,000 बनाई गई हैं, ठीक है। और ये कह रहा है द वर्ड सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, मतलब अपना जो कीमती जो जीवन है उसको त्याग देना, ठीक है, इस देश को बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, बी। फिर आपको बताना ट्रू या फॉल्स। ये कह रहे हैं जो नेशनल वॉर मेमोरियल जो ऑनर्स जो है सोल्जर्स के लिए सम्मान के लिए जिन्होंने करगिल की लड़ाई लड़ी थी उनके लिए बनाया गया है। नहीं ना, गलत, इसमें तो बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं उन सब के सम्मान के लिए बनाया गया ना, तो इसलिए आंसर हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा ओनली, सिर्फ कारगिल के वॉर के लिए नहीं ना, बहुत सारे इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान में देखे ना बहुत सारे वॉर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हम, और ये आपकी बुक में से जो पोएम है ना उसमें से एक्सट्रैक्ट है, मतलब कुछ हिस्सा लिया गया है, और यहाँ पर आपको बोला है कि 2 करने हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आ डैंडलियन हुज फजी हेड, जिसका जो हेड है वो फजी है, मतलब रोएदार है, हल्के हल्के बाल से, ये फूल के बारे में बता रहे हैं। पास गोल्डन डेज एगो, जो पहले सुनहरे दिन थे उसके, ठीक है, अब क्या हुआ, हैज टर्न टू एरी पैराशूट, अब वो एक पैराशूट की तरह बन गया है। और दैट फ्लटर्स व्हेन यू ब्लो, जब आप फूक मारते हो ना तो वो फड़फड़ाता है, उड़ता है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है। तो अब ये यहाँ क्वेश्चन है, अब इसके आंसर करने हैं। ये कह रहा है व्हाई डू यू थिंक द पोइट यूजेस द वर्ड पैराशूट्स, यहाँ पोइट ने पैराशूट वर्ड का यूज क्यों किया है, डैंडलिन को डिस्क्राइब करने के लिए उसने पैराशूट का क्यों यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि वो ना हवा में इजिली जो है तैरता है या उड़ता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन में से जो डैंडलिन सीड्स है ना वो फ्लोट होते हैं, तैरते हैं हवा के अंदर, ठीक है, पैराशूट की तरह, इसलिए उसने यूज किया। तो आपको मेन तो ये बताना था। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो आंसर नहीं है, वही तो, आपको स्ट्रेंजर से तो पढ़ी होनी चाहिए, आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको वहीं से हिंट लेनी पड़ेगी और अपना बना के लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है हाउ डज द पोइट शो द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैंडेलियन। देखो यहाँ पे टाइम के बिताने से या टाइम के बीतने से यहाँ पे पोइट ने क्यों बोला है, इसका मतलब है कि जब टाइम बीत जाता ना तो किस तरीके से जो वो गोल्डन कलर का फ्लावर था ना अब वो एरी सीड बन चुका है, हवा में तैरने वाला उड़ने वाला एक बीज बन चुका है, उसको यहाँ बताया है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो फ्लटर है इसका मीनिंग बताइए। तो
और ये जो फजी है इसका मतलब बताइए। तो फजी मतलब जो हल्के हल्के रोए से बाल निकले होते हैं, तो सॉफ्ट एंड हेयरी हो गया। और जो फ्लटर है मतलब मूव लाइटली इन द एयर, ठीक है, हवा में इधर उधर तैरना घूमना इस तरीके से। अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपको जो लगता है लाइन उसमें से नोट करके लिख देना, ठीक है, उसी में से अगर सही हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमारा है 11th क्वेश्चन, जिसमें 30 से 40 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर करने हैं। और ये लास्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में आपको 4 दिए हैं, यहाँ मतलब 4 करने हैं, 5 दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव में से, वाई वर निषाद एंड माया सस्पिशियस अबाउट मिस्टर नाज सोर्स ऑफ मनी। ये कह रहे हैं जो निषाद और जो माया ना, वो सस्पिशियस क्यों थे मिस्टर नाज के सोर्स ऑफ मनी को लेकर, कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो आप बोलोगे कि मिस्टर नाज जो थे ना, वो कोई जॉब भी नहीं करते थे, ठीक है, नहीं करते थे ना, और फिर भी उनके पास पैसा था, वो कंफर्टेबली रह रहे थे अंदर। और ही नेवर रिसीव्ड विजिटर, और कोई उनके पास विजिटर्स भी नहीं आता था। एंड ऑलवेज केप्ट हिज रूम लॉक्ड, और अपना रूम भी बंद रखते थे, विच सीम्ड स्ट्रेंज, जो अजीब सा दिखाई देता था। और ग्रोसरीज वर डिलीवर्ड टू हिज रूम रेगुलरली, और जो ग्रोसरीज थी वो भी आती थी रेगुलरली। एंड ही पेड हिज बिल विदाउट एनी डिफिकल्टी, और बिना किसी डिफिकल्टी के वो आराम से उसका बिल भी दे देते थे। तो उनको समझ इसीलिए नहीं आ रहा था कि भाई पैसे कैसे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे उनके मन में आ रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द हिडन ब्यूटी एंड लाइफ फाउंड इन मिडोज। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो छिपी हुई जो ब्यूटी है, ठीक है, जो पोएम में यहाँ पे बताई गई है, तो हमें मिडोज में यहाँ क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो मिडोज जो है वो मे लुक सिंपल, मिडोज जो है वो सिंपल भी दिखाई दे सकते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, जो खेती वगैरह ज़मीन, ठीक है, घास फूस जहाँ लगी है, बट दे हाइड मैनी, लेकिन ये अपने अंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स को, प्लांट्स को छिपाए रहते हैं। और बहुत सारे जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वो भी यहाँ पे शांत से रहते हैं इस विडोज में। और जो पोएम है ना, हमें बताते हैं कि केयरफुल एंड पेशेंट ऑब्जर्वेशन हैज अस डिस्कवर द हिडन ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और धैर्य से देखेंगे ना, तो जो प्रकृति के अंदर जो सुंदरता छिपी हुई है वो भी हमें दिखाई देने लग जाएगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है व्हाई डिड गोपाल वाइफ थिंक दैट ही हैड गॉन मैड। मतलब जो गोपाल की पत्नी है वो ये क्यों सोच रही थी कि उसका जो पति है ना वो पागल हो गया। और व्हाट मेड हर रिएक्ट दैट वे, और कौन सी बात थी जिससे वो मजबूर होकर ऐसा बोल रही थी या सोच रही थी। तो गोपाल ने अपने आप को ना चेंज कर लिया था, उसकी अपीयरेंस जो है अलग दिखाई दे रही थी, उपस्थिति इन अ स्ट्रेंज वे, बाय शेविंग हाफ हिज बियर्ड, उसने अपनी दाढ़ी को आधा शेव कर रखा था। एंड स्मीयरिंग ऐश ऑन हिज फेस, और अपने मुंह पर राख लपेट रखी थी। और उसने डर्टी, फटे हुए, ठीक है, कपड़े पहन रखे थे, और बिहेव भी ओडली कर रहा था, सही तरीके से बिहेव भी नहीं कर रहा था। और उसने जब जोर डाला कि उसे किंग की कोर्ट में जाना है इस कंडीशन पर, ठीक है, जिसकी से उसकी पत्नी सोचने लगी कि उसके पति को क्या हो गया, और ये क्या पागल हो गया, क्या हो गया, इसलिए वो सोचने में मजबूर हो गए, ठीक है। जब उसने बोला कि मुझे राज दरबार में भी जाना है, ऐसा बन के जाना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस अकर्स इन द बॉडीज। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट चेंजेस या व्हाट चेंज अकर्स इन द बॉयज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्नेक्स बाय द एंड ऑफ द पोएम। बताओ जो गार्डन स्नेक है उसमें बच्चे की जो थॉट है ना बच्चे का। फिर फोर्थ है व्हाट चेंजेस अकर्स बॉयज अंडरस्टैंडिंग बाय। फिर नेक्स्ट है व्हाट चेंज कर इन द बॉयज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्नेक्स बाय द एंड ऑफ द पोएम। ये कह रहा है कि जो बॉय है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज होगी सांप को लेकर। गार्डन स्नेक जो पोएम है, आप बोलोगे शुरू में बॉय जो था वो डर रहा था स्नेक से, और वो सोच रहा था कि डेंजरस है। उसने सीखा अपनी माँ से कि जो गार्डन जो स्नेक है ना वो हार्मलेस होते हैं, ठीक है, जो गार्डन में जो स्नेक रहते हैं वो हार्मलेस होते हैं, और वो कीड़ों को खाते हैं, ईट स्नेक, इंसेक्ट्स खाते हैं। बाय द एंड ऑफ द पोएम, और इस तरीके से पोएम के एंड में बॉयज के अंदर से डर निकल गया और वो समझ गया
ये सारे सांप जो है खतरनाक नहीं होते। फिर नेक्स्ट है हाउ इज फायर डिस्क्राइब्ड एज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस इन द लेसन। ये कह रहा है आग जो होती है वो फायदेमंद भी होती है और हानिकारक भी होती है। कैसे? आप बताओ कि फायर जो होती है वो यूजफुल होती है क्योंकि इससे हम खाना बना सकते हैं, हम अपने को गर्म रख सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, मशीन को चला सकते हैं। आप एक दो पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इससे आग लग सकती है, घर जल सकता है, जंगल जल सकता है, या लाइफ भी जा सकती है। तो ये लेसन हमें बताता है कि जो फायर है ना, वो एक गुड सर्वेंट है अगर हम सही से काम करें, लेकिन अगर ये बैड मास्टर भी है अगर हम इसका मिसयूज करेंगे या हम इसको लापरवाही से शो करेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने आपको सैम्पल करा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और प्लेलिस्ट देख लेना, और भी सब्जेक्ट की बनाई जाएगी।